नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ग्लोबल प्रेस ने मोदी को बताया खलनायक, कहा सरकार की गलती से वायरस ने मचाया हाहाकार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा, बोली बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन को यूपी किया जा रहा है डाइवर्ट। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी सुनवाई, हरीश साल्वे ने खुद को किया मामले से अलग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार को बहुत पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना, ग्लोबल प्रेस ने मोदी को बताया खलनायक, कहा सरकार की गलती से वायरस ने मचाया हाहाकार। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इमेज को लेकर खासे सतर्क रहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी सुनामी ने उनकी छवि को तार तार करके रख दिया है। फॉरेन प्रेस ने उन्हें ऐसे नायक की संज्ञा दी है जो अपनी गलत नीतियों की वजह से खलनायक में तब्दील हो चुका है। दुनिया के लीडिंग अखबारों का कहना है कि मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि कोरोना को वह परास्त कर चुके हैं, पर वो गलत थे। फॉरेन प्रेस के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में सबसे कड़ा नेशन वाइड लॉकडाउन लगाकर मोदी ने वायरस को काफी हद तक रोक दिया था। अलबत्ता दूसरी लहर ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हालात ये हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है तो मरीजों की लाशें मुर्दा घरों में यहाँ वहाँ पड़ी है। द गार्जियन ने अपनी मेन स्टोरी में जो फोटो लगाया है उसमें शमशान में जल रही चिता की ऊंची लपटों को दिखाया गया है। इसकी हेडिंग है द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, इंडियाज डिसेंट इनटू कोविड हेल। द टाइम्स लंदन ने भी मोदी पर जोरदार हमला किया है। अखबार की हेडलाइन है दूसरी सुनामी में फंसे मोदी। अखबार ने भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा, रोजाना 3 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने हालात की गंभीरता को नजरअंदाज किया, जिसके चलते इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई। ये वाकई बेहद गंभीर हालात हैं। ग्लोबल प्रेस के निशाने पर इससे ब्राजील होता था, लेकिन अब पत्रकारों की कलम मोदी सरकार की बखिया उधेड़ रही है। अखबारों का कहना है कि सरकार की नासमझी की वजह से ये संकट पैदा हुआ। हिंदू नाराज ना हो, इसके लिए कुंभ जैसे मेले का आयोजन किया गया, तो बंगाल चुनाव में मोदी ताबड़तोड़ रैली करते रहे। इससे हालात काबू से बाहर गए। अखबारों ने अपने मेन पेज पर कुंभ मेले से जुड़े फोटो भी प्रकाशित किए हैं, जिनमें लोग बगैर मास्क के हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा, बोली बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन को यूपी किया जा रहा डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। इसके चलते देश भर में हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ऑक्सीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ममता ने आरोप लगाया है कि बंगाल के कोटे की ऑक्सीजन केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को भेज रही है। कोलकाता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि वैक्सीन वितरण में भी भेदभाव किया। उन्होंने दावा किया कि गुजरात के पास कुल जनता के 60% को लगाने के लिए टीका उपलब्ध है, जबकि अन्य राज्यों को 15 से 20% वैक्सीन भी नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, सेल पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन की सप्लाई करती थी। कल केंद्र सरकार की ओर से आदेश आया है कि अब कंपनी उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। जब चुनाव की बात आती है तो बीजेपी बंगाल पर कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन जब ऑक्सीजन सप्लाई की बात आती है तो वह अन्य राज्यों को डाइवर्ट कर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑक्सीजन के मुद्दे पर लेटर भी लिखा है। उन्होंने आगे बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीद की है और उन्हें कोविड-19 अस्पतालों में भेजा गया है ताकि मांग पूरी हो सके। साथ ही और सिलेंडर्स के लिए अन्य सोर्सेज से बात चल रही है। वैक्सीन के बंटवारे पर ममता बनर्जी ने दावा किया कि गुजरात को उसकी जनता की तुलना में 60% दी गई है, जबकि अन्य को 15 से 20%। गुजरात में बीजेपी पार्टी के दफ्तर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हमने केंद्र सरकार से और वैक्सीन की डिमांड की है और सरकार से कीमतों को एक करने के लिए कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को होगी सुनवाई, हरीश साल्वे ने खुद को किया मामले से अलग। जी हां दोस्तों, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के मामले में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय योजना पेश करने और कोर्ट द्वारा गुरुवार को पूछे गए सवालों का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया है। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। अदालत ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया था, लेकिन कुछ वरिष्ठ वकीलों के हस्तक्षेप लगाने से आहत साल्वे ने शुक्रवार को कोर्ट से उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। वह नहीं चाहते कि मामला इस पृष्ठभूमि में तय हो कि मैं प्रधान न्यायाधीश को स्कूल और कॉलेज के दिनों से जानता हूं और मेरे न्यायमित्र नियुक्त होने से हितों का टकराव हुआ है।
साल्वे की दलीलों पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि उन्हें न्यायमित्र नियुक्त करने का फैसला पूरी पीठ का एकमत से लिया गया फैसला था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी साल्वे को न्यायमित्र नियुक्त करने पर कुछ लोगों की ओर से उंगली उठाए जाने को गलत बताया और साल्वे से नहीं हटने का आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने साल्वे का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि अगली बार किसी को न्यायमित्र नियुक्त करते वक्त देखना होगा कि वह हमें ना जानता हो। तुषार मेहता ने कहा कि आज हम एक दूसरे की छवि बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। मैंने कुछ इंटरनेट मीडिया पर देखा है जिसमें वास्तव में बहुत अशोभनीय कहा गया, इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। जस्टिस बोबडे ने साल्वे से कहा कि वह उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उन्हें भी कुछ वरिष्ठ वकीलों की राय पढ़कर कष्ट हुआ था, लेकिन सभी की अपनी राय है। तभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि एसोसिएशन ने ये एक याचिका दाखिल की है, लेकिन अब उन्होंने कोर्ट का आदेश देखा है, उसमें हाई कोर्ट के केस ट्रांसफर की बात नहीं है। इस पर पीठ के न्यायाधीश एलन राव ने कहा, आपने आदेश देखे बगैर याचिका दाखिल कर दी, आदेश पढ़े बिना ही उस चीज की आलोचना की गई जो आदेश में थी ही नहीं, ऐसे संस्था नष्ट हो जाएगी। जस्टिस राव ने सुनवाई में मौजूद वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से कहा कि आपने कोर्ट का आदेश पढ़े बगैर हम पर आक्षेप लगा दिया। दवे ने कहा, हमने आक्षेप नहीं लगाए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पूरे देश की यही अवधारणा थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले अपने यहाँ स्थानांतरित करेगा। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और न ही हाई कोर्ट को सुनवाई से रोका, हमने तो केंद्र से कहा था कि हाई कोर्ट जाओ और वहां रिपोर्ट दो, आप किस तरह की अवधारणा की बात कर रहे हैं। तभी जस्टिस राव ने कहा, आपको संस्था की रक्षा करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी बोली, पीएम मोदी ने कोरोना पर की बैठक, हमें नहीं मिला न्योता। जी हां दोस्तों, कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्री संग बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा तक तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस बैठक में नहीं देखा गया। जब उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठने लगे तो सीएम ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सफाई दी। ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें उस मीटिंग में आने का न्योता नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा है कि मुझे पता चला था कि पीएम आज कोई मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन हमें न्योता नहीं दिया गया था, अगर मिलता तो हम जरूर शामिल होते। जानकारी मिली है कि ये मीटिंग सिर्फ 10 राज्यों के साथ ही की गई है, क्योंकि वहां कोरोना की स्थिति काफी खराब है। ममता बनर्जी का ये कहना कि उन्हें मीटिंग में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल में 10,000 से ज्यादा नए मामले देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में स्थिति वहां भी विस्फोटक बनी हुई है। वहीं कोरोना के बीच जारी चुनाव ने भी राज्य की चिंता बढ़ा दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या सीएनजी सिलेंडर में हो सकती है ऑक्सीजन की सप्लाई? हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि क्या गाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सीएनजी सिलेंडर खाली होने पर ऑक्सीजन भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस सिलेंडर का इस्तेमाल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है? हाईकोर्ट की तरफ से यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि जगह जगह इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन होने के बावजूद उसको रिफिल करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए क्या हर घर में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी सिलेंडर में भी ऑक्सीजन भरी जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा संभव होगा तो ऑक्सीजन को स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। हालांकि इसके जवाब में कहा गया कि सीएनजी सिलेंडर में किसी भी अन्य तरह का गैस भरना गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आप एक्सपर्ट की राय लेकर आइए कि क्या ऐसा किया जा सकता है। कानून को लेकर बाद में बात की जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार के वकील की तरफ से कहा गया, अलग अलग गैसों के दबाव अलग अलग होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन को खासतौर से क्रियोजेनिक ट्रक के माध्यम से लाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि सीएनजी सिलेंडर का ऑक्सीजन भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में सरकार को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह सोमवार तक विशेषज्ञों की राय लेकर इस पर अपना जवाब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस बोले, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे, सीनियर वकील हरीश साल्वे केस से अलग हुए। जी हां दोस्तों, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है। इस मामले में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में जरूरी सर्विसेज की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का वक्त देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की है। हरीश साल्वे केस से अलग हुए। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने केस से अलग होने की इजाजत मांगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था, लेकिन उन्होंने केस से अलग होने की अर्जी देते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा प्रोसेस को लेकर वर्चुअल मीडिया पर अपशब्द कहना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले गुरुवार को डरावने हैं। उन्होंने केंद्र सरकार 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान भी मांगा है। सीजेआई एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोरोना
और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग अलग हाईकोर्ट दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम प्रदेश, कोलकाता और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। बेंच ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इस मुद्दे पर नेशनल प्लान बताएं। सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दों पर गौर कर रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दों पर गौर कर रहा है: ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका और लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास रहे, यह जुडिशियल फैसला नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारों पर गौर करेंगे। 5 हाईकोर्ट पहले ही सरकार को फटकार लगा चुके। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को निर्देश दिए हैं कि केंद्र को अपने आदेशों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए, भले ही धरती आसमान एक करना पड़े। अस्पतालों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी को लेकर 4 राज्यों के हाईकोर्ट पहले ही सरकार को फटकार लगा चुके हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन इमरजेंसी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली में हालात काफी खराब हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर ने शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे कहा था कि पिछले 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले 2 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। वेंटिलेटर और बाईपैप भी सही से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करने की तुरंत जरूरत है, क्योंकि 60 और मरीजों की जान खतरे में है। इसके बाद करीब 9:45 पर अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर पहुंच। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में प्लांट नहीं तो क्या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? पीएम मोदी से केजरीवाल का सवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। अगर यहां ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है तो क्या दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? कृपया सुझाव दें कि केंद्र सरकार में मुझे किससे बात करनी चाहिए जब दिल्ली के लिए एक ऑक्सीजन टैंकर को दूसरे राज्य में रोका जाता है। केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा संकट चल रहा है। केंद्र सरकार का दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी आपका धन्यवाद करता हूं। इस बढ़े हुए कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में आने वाले ऑक्सीजन टैंकरों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दें। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार को देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट का कंट्रोल सेना को सौंप देना चाहिए, ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि हवाई मार्ग से भी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जबकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा दिल्ली में भी शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन सभी को एक ही दाम पर मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोविड पर पीएम सीएम कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल राजनीति खेलने के लिए एक मंच के रूप में किया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने वैक्सीन की कीमतों पर झूठ फैलाने के लिए यह मंच चुना है, यह जानने के बावजूद कि केंद्र सरकार वैक्सीन की एक भी डोज अपने पास नहीं रखती और केवल राज्यों के साथ साझा करती है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करने का मुद्दा उठाया, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि यह पहले से ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रेलवे द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में बात की थी, लेकिन रेलवे सूत्रों का कहना है कि उन्होंने इसके बारे में रेलवे को कुछ भी नहीं बताया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, बढ़ते कोरोना पर इलेक्शन कमीशन ने प्रचार पर की सख्ती, ममता ने रद्द किया चुनावी कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अपनी सभी निर्धारित मीटिंग्स को रद्द कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चुनाव आयोग के आदेश और कोरोना मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मैंने अपनी सभी पूर्व निर्धारित मीटिंग्स को रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी अब बंगाल चुनाव में वर्चुअली लोगों से संवाद करेंगी। गुरुवार को किए ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश भर में कोविड मामलों में बढ़ोतरी और चुनाव आयोग के आदेश 22 अप्रैल 2021 के मद्देनजर मैं अपनी सभी निर्धारित मीटिंग्स को रद्द कर रही हूं। अब हम लोगों तक वर्चुअली पहुंचेंगे। ममता ने कहा कि हम जल्द ही वर्चुअल मीटिंग्स की लिस्ट जारी करेंगे। उधर चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। आयोग ने 500 से अधिक लोगों के साथ रोड शो, वाहनों की रैली और सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कल शुक्रवार बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह बंगाल में चुनाव प्रचार करने की बजाय कल कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे। 23 अप्रैल को पीएम मोदी बंगाल में 4 कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले थे। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता दक्षिण में उनकी रैलियां थी। हालांकि वह 23 अप्रैल को वर्चुअली ही जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल बीजेपी के चीफ दिलीप घोष ने कहा है कि पीएम 23 अप्रैल को शाम 5 बजे वर्चुअली पश्चिम बंगाल के मतदाताओं, विशेष रूप से मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और कोलकाता के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट में धराशायी हुई मोदी की टीम इंडिया, हर मुद्दे पर केंद्र बनाम राज्य। जी हां दोस्तों,
भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले एक तरफ दुनिया भर में सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन के दामों को लेकर मोदी सरकार बनाम विपक्ष के बीच विवाद छिड़ गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन का दाम केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग तय किए हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष और कई गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने आए हों। इससे पहले लॉकडाउन लगाए जाने से लेकर मजदूरों की घर वापसी तक के मामले में ऐसे ही विवाद देखने को मिला था। केंद्र और राज्य के लिए वैक्सीन के दाम अलग अलग। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 18 साल के उम्र के ऊपर सभी लोगों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम अपनी मर्जी से तय करने की छूट दे दी है। इसी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन का दाम राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज तय किया है, जबकि कंपनी यही वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज की दर से दे रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सिंह बॉर्डर पर सड़क का एक हिस्सा खोलेंगे किसान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने ऐलान किया, मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को रास्ता देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर राजमार्ग के एक हिस्से को खोला जाएगा। हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ शाम को हुई मुलाकात के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने गुरुवार को यह निर्णय लिया। मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने एक बयान में कहा कि बैठक में ऑक्सीजन वाले वाहनों, एम्बुलेंस और ऐसे अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर राजमार्ग के एक तरफ की सड़क पर लगे बैरिकेड को हटाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान कोविड-19 महामारी से निपटने में हर संभव सहायता करेंगे। बयान के मुताबिक बैठक में सोनीपत के पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री ऑफिस के अधिकारी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता मौजूद रहे। दर्शन पाल ने प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा दिल्ली को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित किए जाने के आरोपों को निराधार करार दिया। 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते साल 26 नवंबर से हजारों की तादाद में किसान दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। वहीं सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन संभव है। बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार सितंबर में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति, केंद्र को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चिंता जताई है। शीर्ष अदालत के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कोविड से हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। देश में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 4 मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई और वैक्सीन का मुद्दा भी शामिल है। CJI-SA बोबडे ने केंद्र को इस पर नोटिस जारी किया है। CJI ने कहा कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 हाईकोर्ट इन मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं, हम देखेंगे कि क्या मुद्दे अपने पास रखें। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन लगाने का तरीका और प्रक्रिया और लॉकडाउन के मुद्दे पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अलग अलग राज्यों में हो रही सुनवाइयों पर कहा कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, सिक्किम और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि वो अच्छे हित के लिए सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इससे भ्रम हो रहा है और संसाधन डाइवर्ट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब गुरुवार को वेदांता कंपनी की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें कंपनी ने अपने प्लांट को ऑक्सीजन पैदा करने के लिए खोले जाने के लिए अनुमति मांगी है। तमिलनाडु याचिका पर सुनवाई कल चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोविड की स्थिति पर कई मुद्दों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि देश में हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे बन गए हैं। बता दें कि अभी बुधवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन संकट के मसले पर एक सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने देश भर में अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही बाधा और बढ़ते मौतों को
लेकर कहा कि इस महामारी की हालत देखकर लगता है कि सरकार को लोगों के जान जाने की फिक्र नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बंगाल में प्रचार पर लगाई पाबंदी, सभाओं में केवल 500 लोगों की इजाजत। जी हां दोस्तों, कोरोना के केसों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में प्रचार पर रोक लगा दी है। यही नहीं, जनसभाओं में केवल 500 लोगों को इजाजत होगी। गौरतलब है कि इसमें कोरोना के केसों की संख्या लगातार बढ़ते हुए पिछले 24 घंटों में 3 लाख के आंकड़े के पार पहुंच गई है। चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 चरण के दौरान कोई सार्वजनिक रैली, पैदल मार्च या रोड शो नहीं किया जा सकेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते समुचित कदम उठाने के आदेश के कुछ घंटों बाद चुनाव आयोग ने यह घोषणा की है। इसके साथ ही रैली और रोड शो के पुराने आदेश रद्द माने जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।